नमस्कार दोस्तों। 2014 के लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद से कांग्रेस अब तक उस दौर में गुजर रही है जिस दौर के बारे में कांग्रेस ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और लगातार 85% की औसत से कांग्रेस लगातार चुनाव हारती जा रही है। एक के बाद एक के बाद एक कई प्रदेशों से छुट्टी होने के बाद में वापसी का कोई मौका कांग्रेस को नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार में तो 30-30 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। अब मध्य प्रदेश भी उसी गिनती में आ चुका है, गुजरात भी उसी गिनती में आ चुका है और अब बारी है महाराष्ट्र की, जहां कांग्रेस लगातार कमजोर हुई है। और उसके अलावा हरियाणा, दिल्ली, यह वह प्रदेश बन चुके हैं जहां कांग्रेस की वापसी की राहें अभी नजर नहीं आ रही है। और पिछले दिनों जहां हरियाणा में कांग्रेस की जीत की पूरी संभावनाएं नजर आ रही थी, लेकिन कांग्रेस हार गई। महाराष्ट्र में सीधी टक्कर की संभावना थी, वहां कांग्रेस के नेतृत्व वाला महाविकास अघाड़ी गठबंधन चुनाव हार गया। ऐसे में नेतृत्व पर भी सवाल उठेंगे, नीति पर भी सवाल उठेंगे। और यही सवालों के बीच अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस आमूल चूल परिवर्तन की तैयारी में है। तो अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व, और नेतृत्व की बात छोड़िए, क्या गांधी परिवार इतना ताकतवर बचा है कि वह कठोर फैसले ले सके या उन नेताओं को संगठन के बाहर कर सके जो लाइबिलिटी बन चुके हैं। दरअसल दो चीजें होती है, असेट और लाइबिलिटी। असेट वह नेता होते हैं जिन्हें जनता के बीच भेजकर वोट जुटाए जा सके, और एक होते हैं लाइबिलिटी, जो पार्टी पर बोझ बन चुके, ना तो खुद चुनाव जीत सकते हैं, ना किसी को चुनाव जितवा सकते हैं। अब पार्टी को फैसला यही लेना है कि असेट और लाइबिलिटीज के बीच में से असेट बचानी है या लाइबिलिटीज का बोझ लगातार सहते हुए पार्टी को गर्त में ले जाना है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस एक बार फिर कामराज योजना पर काम करना चाहती है। अब आप कहेंगे ये कामराज योजना क्या है? पुराने लोग तो सब जानते हैं, लेकिन नए लोगों को कामराज योजना के बारे में नहीं पता है, जो 1962-63 में कांग्रेस में लागू की गई थी। और इसलिए लागू की गई थी कि उस समय कांग्रेस कमजोर हो रही थी। अब पहले समझ लीजिए कि यह कामराज योजना क्या है, कामराज कौन थे। दरअसल के कामराज दक्षिण भारत के बहुत मजबूत नेता हुआ करते थे, और वे मद्रास के मुख्यमंत्री, उसके बाद में तमिलनाडु के भी मुख्यमंत्री रहे। कुल मिलाकर 3 बार वे मुख्यमंत्री रहे, और उन्हें पार्टी में, कांग्रेस में पहला किंग मेकर कहा जाता है। अब वह योजना क्या थी? योजना यह थी कि 1962 के चीन युद्ध के बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू पर जब सवाल उठ रहे थे, कांग्रेस कमजोर हो रही थी, सरकार पर सवाल उठ रहे थे और संगठन पार्टी का कमजोर हो रहा था, तो यह योजना बनाई गई के कामराज की ओर से, और कहा गया कि संगठन और पार्टी को मजबूत करने के लिए कुछ नेताओं को सत्ता से हटाकर या सत्ता छोड़कर संगठन के लिए काम करना चाहिए। उस समय इस योजना पर काम हुआ और खुद कामराज ने मद्रास के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और संगठन संभाला। उन्हीं के साथ में बीजू पटनायक, एस के पाटिल सहित 6 मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफे दिए। वहीं मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेताओं ने सत्ता छोड़ी और संगठन का जिम्मा लिया। और यही कारण रहा
कि 1967 में कांग्रेस की खिलाफत के बावजूद फिर से सत्ता हासिल हो पाई, यह कामराज योजना थी। अब कहा जा रहा है कि जब लगातार पार्टी कमजोर हो रही है, कांग्रेस लगातार हार रही है, बहुत सारे प्रदेशों में उसकी वापसी की कहीं कोई राहें नजर नहीं आ रही है, तो क्या उसी तरह का काम अब किया जा सकता है? तो सबसे पहले तो कांग्रेस के पास में इतने प्रदेशों में इस वक्त सत्ता ही नहीं है कि मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा दिलवाकर संगठन में लाया जा सके। सिर्फ 3 प्रदेशों में कांग्रेस की सत्ता है, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा झारखंड में वह हिस्सा है कांग्रेस सरकार का, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ में। ऐसे में यह तो तय है कि इस तरह की जो योजना जिस पर चर्चा हो रही कि कामराज योजना लागू कर दी जाए, तो उसकी संभावना इसलिए कम है कि कांग्रेस के पास सिर्फ 3 मुख्यमंत्री हैं और तीनों ही मुख्यमंत्रियों को बने हुए बहुत लंबा समय नहीं हुआ है। ऐसे में उन्हें सत्ता से संगठन में लाया जाए, ऐसी संभावनाएं नहीं है। लेकिन लेकिन अगर कांग्रेस कड़े फैसले लेने की ओर बढ़ ही रही है, तो यह जरूर हो सकता है कि जो लाइबिलिटीज बने हुए नेता हैं, जिनकी बड़ी बड़ी नेम प्लेट एआईसीसी में पिछले 30-40 सालों से लगातार लगी हुई है और वे पार्टी पर बोझ बने हुए हैं, ना तो खुद चुनाव जीत सकते हैं, ना पार्टी को जीत दिला सकते हैं, ऐसे नेताओं को जरूर बाहर करके उन नए नेताओं को मौका पार्टी दे सकती है जो जीत दिलाने का मादा रखते हैं, जो एसी कमरों से निकलकर पार्टी के लिए मेहनत कर सकते हैं। लेकिन क्या इतना कर लेने से पार्टी मजबूत हो जाएगी? दरअसल हिंदुस्तान में जिस पार्टी के पास में महिला और युवा विंग मजबूत है, वह पार्टी धरातल पर हमेशा मजबूत रही है। याद होगा राजनीतिक प्रेक्षकों को कि युवा कांग्रेस और एनएसयूआई इतनी ताकतवर हुआ करती थी कि चुनावी बागडोर, मैदानी संघर्ष सारा उनके जिम्मे होता था और वही युवा पीढ़ी को अपने साथ लाकर कांग्रेस पार्टी के साथ में जोड़ते थे। लेकिन क्या किया? युवा कांग्रेस और एनएसयूआई में चुनावी सिस्टम शुरू कर दिया और चुनावी सिस्टम भी क्या किया? ऑनलाइन सिस्टम। अब उसमें विचारधारा का व्यक्ति वोट दे रहा है या नहीं दे रहा है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। अब तो जिसे भी चुनाव जीतना होता है, वह पैसे के बल पर ऑनलाइन किसी को भी सदस्य बनाता है, फिर उससे वोट डलवाता है और जीत जाता है और वोट डालने वाला विचारधारा के साथ कभी मैच कर ही नहीं पाता। ऐसे में एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस का जो संगठन है, वह सिर्फ दिखावी संगठन, दिखावट वाला या एक फ्रेम में सजा हुआ संगठन लगने लगा है। महिला विंग की बात करें तो कोई जमाने में महिला कांग्रेस बहुत बड़ी ताकत देश में हुआ करती थी, लेकिन क्या अब वह ताकत महिला कांग्रेस के पास देश में कहीं भी किसी भी राज्य में नजर आती है? हो सकता है कुछ प्रदेशों में वहां की इकाइयां बेहतर काम कर रही हो, लेकिन चुनावी वक्त में कांग्रेस के पास अपने अग्रिम संगठनों की इतनी ताकत नजर नहीं आती जो बूथ पर लोगों के बीच जाकर उन्हें वोट डलवाने के लिए मजबूर कर सकें, अपने साथ ला सकें, जोड़ सकें। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कांग्रेस की लगातार हो रही हार के पीछे। खैर ये कांग्रेस जाने, लेकिन जहां तक कड़े फैसले लेने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि संगठन में आमूलचूल परिवर्तन करने के साथ नेतृत्व को इतनी ताकत दे दी जाए कि वह अपनी मर्जी से फैसले ले सके, तो अभी नेतृत्व है मल्लिकार्जुन खड़गे का। लेकिन क्या खड़गे
इतने ताकतवर बनाए जा सकते हैं गांधी फैमिली के सामने कि वे खुद यह फैसला ले सकें कि किसे पार्टी में क्या पद देना है, कहां जिम्मेदारी देनी है। थोड़े छोटे छोटे उदाहरण पार्टी में बहुत सारे ऐसे देखने को मिल जाएंगे। केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव हैं कांग्रेस के। केरल में चुनाव हुआ था उनके संगठन महासचिव बनने के बाद, और बिल्कुल तय था, वह हमेशा होता है कि वहां सत्ता एक बार यूडीएफ एक बार एलडीएफ की बनती है, लेकिन संगठन महासचिव बनाए जाने के बाद केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी वहां से सांसद होने के बावजूद पहली बार इतिहास बदला और एलडीएफ लगातार दूसरी बार सत्ता में आ गई। कांग्रेस का केरल में सरकार बनाने का सपना टूट गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो महासचिव बन के बैठे हैं पार्टी में। अगर उनके प्रभार क्षेत्रों की बात करें तो नतीजे जीरो हैं, चाहे वह भंवर जितेंद्र सिंह हो, चाहे वह रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे वह कुमारी सैलजा हो, वह चाहे सचिन पायलट हो, वह चाहे अजय कुमार हो, वह चाहे अविनाश पांडे हो। आप इनके प्रभार क्षेत्र के रिजल्ट देख लीजिए कि क्या परफॉर्मेंस इनकी रहती है अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में। दीपक बावरिया ले लीजिए, शक्ति सिंह गोहिल अब तो प्रदेश में अध्यक्ष बन के चले गए। तमाम नेताओं का प्रोफाइल छांट लीजिए और प्रभार वाले प्रदेशों की स्थिति देख लीजिए कि कांग्रेस वहां कितनी मजबूत ये कर पाए या कहीं सत्ता लौटकर आ पाई। कुल मिलाकर चर्चा तो बहुत सारी हो रही है, और इन चर्चाओं पर अगर वास्तव में गंभीरता के साथ बात हुई तो यह तो तय नहीं है कि कांग्रेस बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी, लेकिन इतना तय है कि अगर आमूलचूल परिवर्तन करके लाइबिलिटीज को संगठन से बाहर भेजकर असेट बने हुए या मजबूत वे लोग जो वास्तव में जनता के बीच जाकर अपना असर छोड़ सकते हो, उन्हें पार्टी में जिम्मेदारियां मिलने लगी तो धीरे धीरे ही सही कांग्रेस पटरी पर लौट सकती है, ऐसी संभावना जताई जा सकती है। लेकिन फिर इसके लिए नेतृत्व और गांधी परिवार को अपनी चॉइस, यह चॉइस जो शब्द है वह आड़े आता है पार्टी की मजबूती के। अगर अपनी चॉइस गांधी परिवार छोड़ दे, मल्लिकार्जुन खड़गे छोड़ दें और सिफारिशी स्थिति खत्म हो जाए और वास्तव में जमीनी धरातल पर काम करने वाले लोगों को मौका पार्टी संगठन में मिल जाए तो बहुत जल्दी नहीं तो 2-4 साल में कांग्रेस फिर से पुरानी स्थिति भले ही नहीं पा पाए लेकिन धरातल फिर से मजबूत कर सकती है। अब देखना यह है कि हरियाणा और महाराष्ट्र की करारी हार के बाद में क्या गांधी परिवार और पार्टी का नेतृत्व कामराज योजना नहीं सही, कम से कम ऐसी कोई योजना बनाएगा जो कांग्रेस संगठन को खड़ा करने में मददगार होगी। अन्यथा फिलहाल जो ढांचा है, जो रणनीति है पार्टी की, उसमें कांग्रेस की जीत आगे भी बहुत आसान नजर नहीं आती है। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या पार्टी के वे घिसे पिटे चेहरे मंचों से और पोस्टरों से दूर करने का फैसला पार्टी नेतृत्व और गांधी परिवार लेगा, या फिर सारी चर्चाएं वहीं की वहीं सिमट कर रह जाएंगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।